नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की हतमी टॉक्स शुरू हो चुकी हैं जंग से पहले। इन टॉक्स के अंदर यह तय होना है कि क्या टेबल के ऊपर कोई चीज तय हो सकती है या फिर मामला जो है वो जंग ही की तरफ जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका किस नीयत के साथ ये टॉक्स कर रहा है, ये मैटर करता है। क्या अमेरिका वाकईतन इस जो है वो सोच के साथ कर रहा है, इस नियत के साथ कर रहा है कि वो पहुंचना चाहता है किसी निगोशिएशंस तक, या फिर वो इन टॉक्स को सिर्फ एक दिखावे के तौर पर कर रहा है कि देखो हमने तो डिप्लोमेसी की बहुत कोशिश की और ईरान जो है वो जिद के ऊपर अड़ा हुआ है। हालांकि ईरान की तो पोजीशन वो है जिसको चाइना और रशिया इंडोर्स कर चुके हैं और यूरोप ने अपोज नहीं किया है। यूरोप ने इंडोर्स नहीं किया, लेकिन यूरोप ने जो है वो अपोज भी नहीं किया। यूरोप ने अमेरिका की पोजीशन को भी इंडोर्स नहीं किया है, यानी वो ईरान के खिलाफ नहीं किया, क्योंकि ईरान और यूरोप जो है वो न्यूक्लियर डील के अंदर अभी भी मौजूद हैं। तो ईरान का जो प्रिंसिपल पोजीशन है उसको फिर एक तरह से सारी दुनिया इंडोर्स कर रही है सिवाय अमेरिका के। तो अमेरिका किस नियत के साथ कर रहा है, अगर वो पहुंचना चाहता है किसी निगोशिएशन तक तो वो आराम से पहुंच जाएगा, लेकिन अगर उसका मकसद सिर्फ दिखावा करना है तो फिर हम मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो इसराइल के अंदर मामलात मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं खाना जंगी के हवाले से, अंदरूनी डिवीजन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त गुत्थम गुत्था बाकायदा क्लैशेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए हैं, क्योंकि जो शिनबत का मामला चल रहा है और इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि नेतन्याहू का जो दौरा है वाशिंगटन का वो नाकाम हुआ है। फिर दौरा हुआ है नेतन्याहू का, ओवल ऑफिस में बैठकर इसने धमकियां तो बहुत लगाई, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई और जो एक्चुअल आउटपुट आई है सामने उस पर इजरायली मीडिया कह रहा है कि यह फेल तरीन दौरा था। सिर्फ चंद फोटो सेशंस और स्माइल का पास होना और कुछ ऑप्टिक्स जो इमेज और वीडियो की हद तक हैं, मतलब दिखाया जाता है कि हम कितना करीब और इत्तेहादी और ये वो, बस इन ऑप्टिक्स की हद तक था। लेकिन नेतन्याहू का दौरा एक्चुअली कुछ गेन करने में नाकाम रहा है, ये इजरायली मीडिया इस वक्त बता रहा है। और मिस्र और फ्रांस की 7 बिलियन यूरोस की जो डील है वो इस वक्त हुई है। एक गैर मामूली डेवलपमेंट यहां पर हो रही है और इजिप्ट, जॉर्डन और फ्रांस ने जो ज्वाइंट कॉल की ट्रंप को, उसके बाद अब इजिप्ट की जानिब से एक नया प्रपोजल जो है सीजफायर का वो सामने आया है। और जो ट्रेड वॉर नज़र इस वक्त जारी है उसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इलोन मस्क ने ट्रंप को कह दिया है कि टैरिफ को रोक दिया जाए। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है कि इलोन मस्क, आपको पता है ट्रंप किस तरह से उसको एडमायर करता है और उसकी हर पॉलिसी में इलोन मस्क का असर जो है वो नजर आता है। इलोन मस्क जैसा बंदा ट्रंप को आकर कह रहा है कि ये टैरिफ जो है वो रोक दिए जाएं, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज है जो बाकी अमेरिका में किसी को भी नजर नहीं आ रही, सिर्फ ट्रंप को नजर आ रही। अब उसके करीबी तरीन लोग भी ट्रंप की इस पॉलिसी में जब वो अमेरिका का भला या अमेरिका की ग्रेटनेस नहीं देख रहे, बल्कि अमेरिका का नुकसान ही देख रहे हैं, अमेरिका का डिक्लाइन ही देख रहे हैं। और अब ये सूरत-ए-हाल इस तरह से पैदा हो गई है कि देखिए ट्रंप के साथ इस तरह उसको ना करना ये कोई आसान काम नहीं है। ट्रंप के जो भी खिलाफ जाता है ट्रंप उसको उठाकर बाहर फेंक देता है। जो भी ट्रंप को अपोज करता है उससे तो अगर कोई रिपोर्टर ओवल ऑफिस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पर कोई सख्त सवाल कर दे तो व्हाइट हाउस में उसकी एंट्री बंद हो जाती है। तो उसकी अपनी कैबिनेट का बंदा अगर उसको अपोज कर रहा है तो फिर ये कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन अब वहां पर एक फिजा ऐसी बन गई है कि ट्रंप तो जो अमेरिकी एम्पायर है उसका बेड़ा डूब रहा है, तो इसलिए अब हमें मुदाखलत करनी होगी, हमें अमेरिका को बचाना होगा। ये इस तरह की फिजा जो है वहां पर, इसलिए वो लोग भी बोलना शुरू हो गए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चाइना ने कहा है कि वो टिल द एंड ट्रेड वॉर लड़ेगा और पूरी तरह से अमेरिका का सामना करेगा। ताजा तरीन सूरत-ए-हाल किस तरह मामला जा रहे हैं ये आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो दुनिया के अंदर हालात पैदा हो चुके हैं वो दुनिया में सबको मुतासर करने जा रहे हैं। जंगों की वजह से जो इकोनॉमिक जो बदहाली पैदा हुई उसने ट्रेड वॉर को शुरू कर दिया और ट्रेड वॉर की वजह से मजीद बदहाली जो है वो इस वक्त दुनिया को हिट करने जा रही है। इतने बड़े बहरान आने जा रहे हैं कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी इस वक्त परेशान है और वो इस वक्त शदीद तशवीश के अंदर है कि आगे मामलात किस तरह चलेंगे। मैं सिर्फ आपके सामने ब्रिटिश जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी एक स्टेटमेंट आ रही है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मौजूदा मंजरनामे को समझने के लिए और यह भी समझने के लिए कि इसराइल का इख्तिताम कैसे हो रहा है। देखिए ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं। द वर्ल्ड हैज एंटर्ड, दुनिया दाखिल हो चुकी है इन अ स्टेट ऑफ टर्मोइल, पूरी दुनिया में टर्मोइल है, एंड इंस्टेबिलिटी एंड कुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू ऑब्टेन एंड इंपोर्ट मेडिसिन्स। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हमारे लिए इन फ्यूचर आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों के अंदर मेडिसिन पूरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगली स्टेटमेंट भी सुन लीजिए,
England's hospitals may cut 1 lakh plus jobs amid cost cutting directives. 1 लाख प्लस जॉब्स की हम बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं? श्रीलंका की नहीं कर रहे हैं हम, चाहे वो सोमालिया और युगांडा की नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम बर्तानिया की बात कर रहे हैं। और वो अपने हॉस्पिटल से 1 लाख बंदा फारिग करने जा रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ। ये दुनिया की मजबूत तरीन मईशत और वेलफेयर स्टेट वो अपने हॉस्पिटल से 1 लाख बंदा निकालने जा रही है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो बात यह है नाज़रीन कि अगर ब्रिटेन ये बात कर रहा है कि दुनिया में स्टेट ऑफ टर्मोइल पैदा हो चुकी है और हम मेडिसिन तक इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, 1 लाख बंदा वो हॉस्पिटल से निकालने जा रहे हैं, तो ये बरतानिया सपोर्ट करेगा इजराइल की जंगों को? ये वही बरतानिया है जो एक इशारे पर आकर, इजराइल के एक इशारे पर आकर हमला कर देता था और हर जंग में सर फहरिस्त रहा असला देने में, सपोर्ट देने में। इस सारी जारियत के अंदर भी बरतानिया के मिलिट्री डायरेक्टली जो है वो इंगेज रही है, इजराइल के साथ डायरेक्टली मदद देती रही है, ठीक है? तो इस बरतानिया की अपनी मैशत इस वक्त किस नहज के ऊपर पहुंच चुकी है? तो देखिए, एक नई दुनिया जन्म ले रही है और मंदी का और बदहाली का दौर शुरू हो रहा है, ठीक है ना? अगर मामलात ना संभाले गए, ये बदहाली जंगों की वजह से आई है, और अगर मजीद जंगें हुई तो ये देखिए, बरतानिया कोलैप्स हुआ है जंगों की वजह से, ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स हुआ है। तो आज जब वो अगर ये मजीद जंगों में सपोर्ट करते हैं तो फिर इसका नतीजा मजीद क्या निकलने वाला है? तो इन सब के मजीद डिक्लाइन की सूरत के अंदर निकलने जा रहा है। इसलिए ये इस पोजीशन के अंदर ही नहीं है कि इजराइल की इस नो रेड लाइन वाली पॉलिसी को किस तौर पर सपोर्ट कर सकें। अगली बात यह है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये दुनिया में खत्म हो चुकी है। अब ग्लोबलाइजेशन इतनी बड़ी चीज है जिसने दुनिया को रन किया है, जिसने दुनिया को शेप किया है, इस आइडियोलॉजी ने। अगर ग्लोबलाइजेशन खत्म हो चुकी है और बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर इस बात को कंफर्म कर रहा है, तो फिर सारी दुनिया बदल चुकी है, फिर दुनिया की तरजीहात बदल चुकी हैं, फिर दुनिया की जरूरियात बदल चुकी हैं, फिर दुनिया के नेशनल इंटरेस्ट जो है वो बदल चुके हैं। अब आपको नई मार्केट्स देखनी है, नए अलायंसेस बनाने हैं, नई तरह से चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। तो इसलिए इस सारे माहौल के अंदर जो नई दुनिया इमर्ज हो रही है उसमें नेतन्याहू की जो जंगें हैं वो फिट नहीं बैठ रही हैं। और दूसरी बात यह है कि आइजनहॉर की आज मुझे बात याद आ रही है, आइजनहॉर ने क्या खूब बात कही थी और जंगों के हवाले से उन्होंने कहा था एक भी अगर बंदूक बनती है तो वो किसी के मुंह से नवाला छीन कर बनाई जाती है। ये बड़ी हिस्टोरिक बात आइजनहॉर अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कही थी। एवरी गन दैट इज मेड, एवरी वॉरशिप लॉन्च्ड एंड एवरी रॉकेट फायर्ड सिग्निफाइज इन द फाइनल सेंस अ थेफ्ट फ्रॉम दोज हु हंगर एंड आर नॉट फेड। एक भी गोली बनती है, एक भी बंदूक बनती है, एक भी रॉकेट फायर होता है, तो असल में ये थेफ्ट है उन लोगों से जो भूखे हैं। फिर आगे वो लिखते हैं कि दोज हु आर कोल्ड एंड आर नॉट क्लॉथ, कि जो इस वक्त सर्दी में है लेकिन उनके लिए कपड़े नहीं है। दिस वर्ल्ड इन आर्म्स इज नॉट स्पेंडिंग मनी इन अलोन। बात करने का मकसद यह है, आज के दौर में ये बहुत रेलिवेंट है। उनका मकसद यह है कि देखिए, दुनिया में जो भी असले के ऊपर खर्च होता है, जो भी जंगों के ऊपर खर्च होता है, जो तबाही आती है, ये उस अकेले मुल्क का या दो फरीकैन जो लड़ रहे होते हैं उनका मामला नहीं होता। यानी रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि नुकसान सिर्फ उन दोनों का हो रहा है। उन्होंने कहा एक भी जो बंदूक बनती है इसका असर दुनिया में किसी ना किसी इंसान के ऊपर होता है। इस बंदूक से वो निवाला उसको दिया जा सकता था जिसकी बंदूक बना ली गई। तो आप देखिए, यूक्रेन की जंग में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो डायरेक्टली झोंक दिए गए और इनडायरेक्टली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। जो इकोनॉमी और वो ग्रोथ होना थी वो रुकी। तो ये पैसा कहने को तो रशिया का है, कहने को तो यूक्रेन का है, लेकिन असल में ये पैसा पूरी दुनिया के अवाम का है। दुनिया की जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड है। भाई, ये जो वेस्ट ने पैसे दिए हैं यूक्रेन को, ये पैसे उनके पास आए कहां से है? ये मेरी और आपकी जेबों से पैसा गया। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये असल बात है कि दुनिया की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है। भाई, वेस्ट के आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसी से जो पैसा जनरेट होता है वो उधर हेल्प कर रहे हैं। यहां मिडिल ईस्ट के अंदर जो तबाही आई, आप देखिए गजा के अंदर उन्होंने कितना एस्टिमेट लगाया, $53 बिलियन का एस्टिमेट उन्होंने लगाया जो रिकंस्ट्रक्शन होगी। तो ये $53 बिलियन कहां से आएंगे? भाई, जो मुल्क देंगे उनके पास पैसा कहां से आएगा? अवाम की जेबों का पैसा होगा ना। मुख्तलिफ चीजें बेची जो उन्होंने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ट्रेड हुई, जो आम कमर्शियल रोजमर्रा की चीजें होती हैं, उसी से पैसा जनरेट होता है ना, जो आम लोग खरीदते हैं। फिर इस जंग के अंदर जितना खर्चा आ चुका है वो भी तो लोगों के जेबों से पैसा गया है। आप इसराइल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वहीं से तो पैसा आता है। तो ये दुनिया की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है। तो अब वो पूरी इकोनॉमी इस वक्त हिट हो रही है।
एक आलमी सतह के ऊपर बदहाली, उन बदहालों की वजह से ट्रेड वॉर की वजह से मजीद बदहाली। अब बरतानिया कह रहा है हम मेडिसिन इंपोर्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इससे कोई बड़ी बात हो सकती। तो बात सिर्फ ये करने का, तफसील में आपको बताने का मकसद यह है कि इजराइल एक ग्लोबल फिनोमेना है। इजराइल एक ऐसा कंट्री नहीं है कि अच्छा उसके रीजनल इश्यूज हैं उसके हमसायों के साथ, ये ग्लोबल फिनोमेना है। ग्लोबल पावर्स ने इसको कायम किया है, ये कायम और अभी तक मौजूद है ग्लोबल पावर्स की सपोर्ट की वजह से। अगर ग्लोबल पावर्स अपने पिलर नीचे से निकाल लें तो ये इमारत चल ही नहीं सकती है। और ग्लोबल पावर्स की अपनी हालत क्या होगी ये मैंने तफसील में आपके सामने रखने की कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि सब नजरें इस वक्त ओमान के ऊपर लगी हुई हैं। ओमान के ऊपर इसलिए लगी हुई हैं कि अमेरिका और ईरान की वहां पर टॉक्स होने जा रही हैं। ईरान के मुताबिक ये इनडायरेक्ट टॉक्स हैं जिसको ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मेडिएट करेंगे। यानी आप कह लें कि एक कमरे में अमेरिकन बैठे होंगे, एक में ईरानियंस बैठे होंगे, इधर से बात उधर लाई जाएगी, उधर से इधर। डायरेक्ट टॉक्स ना करने का क्या मकसद है? उसका बुनियादी मकसद यह है कि अमेरिका के साथ आपने बैठकर क्या बात की उसका किसी को क्या पता। यानी अमेरिका कल को कहे नहीं नहीं हमने तो ये बात नहीं ये बात की थी, तो फिर आप क्या करेंगे? तो दरमियान में मीडिएटर्स हों ताकि वो आकर सबूत दे सकेंगे नहीं नहीं ईरान बात सही कर रहा है या ईरान बात गलत कर रहा है। भाई दरमियान में कोई मौजूद हो ना जो बताए, जिसके पास रिकॉर्ड हो कि भाई ये बात हुई थी ये बात नहीं हुई थी। अमेरिकन के साथ आप बैठेंगे तो फिर तो वो मतलब अमेरिकन किसी चीज से मुकर जाएं तो आप कैसे कहेंगे? और दूसरी बात यह कि जब आप डायरेक्ट बैठेंगे तो वो मजीद धमकियां लगाएंगे आपको, उनकी जो एरोगेंस और उनका तरीकाकार, सामने बैठकर धमकियां लगाएंगे आपको। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इनडायरेक्ट टॉक्स जो है वो यहां पर की जा रही है। और इसके ऊपर जो चाइना का स्टेटमेंट आया है उसकी बड़ी अहमियत है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चाइना अर्जेस यूएस टू शो सिंसेरिटी इन न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान। जरा इखलास के साथ, जरा सही नीयत के साथ, इन गुड फेथ सिंसेरिटी के साथ ये मुज़ाकरात करो। चाइना की स्टेटमेंट आ रही है इन टॉक्स के हवाले से। ये वही बात मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताई कि क्या अमेरिका इस नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रहा है कि उसने मुज़ाकरात करने हैं, वो जंग से बचना चाहता है, वो किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना चाहता है, या फिर वो इसको सिर्फ इस नीयत के साथ कर रहा है कि एक रस्मी चीज हो जाए और एक जो जवाब है उसको मिल जाए कि देखो हमने तो बड़ी डिप्लोमेसी की कोशिश की और ईरान जब वो तो जिद के ऊपर अड़ा हुआ है, हमारी डिमांड मान नहीं रहा, न्यूक्लियर से पीछे नहीं हट रहा, तो इसलिए हमला जरूरी है। तो ये बात है। अगर अमेरिका वाकईतन सिंसियर है तो फिर मुआहदा हो जाएगा, जंग टल जाएगी। अगर अमेरिका सिंसियर ही नहीं है तो फिर ये जंग नहीं टल सकती, चाहे जितनी मर्जी मुज़ाकरात होते रहें, क्योंकि वो तो सिर्फ एक दिखावा होगा, असल बात तो उसमें डिस्कस होगी नहीं। तो एक तरफ जहां ओमान के अंदर ये टॉक्स हो रही हैं तो मॉस्को के अंदर भी टॉक्स हो रही हैं। मॉस्को के अंदर चाइना, रशिया और ईरान, उनकी ट्राई पार्टी मीटिंग होने जा रही है और उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। जब ये इतनी बड़ी पावर्स मिलती है ना तो वो एक इशू को डिस्कस नहीं करती, वो पूरे ग्लोबल जो इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। गजा डिस्कस होगा, मिडिल ईस्ट डिस्कस होगा, अगर जंग हो जाती है तो फिर क्या करना है, कहां तक टॉक्स करनी है, ये तमाम चीजें वहां पर डिस्कस होंगी। तो एक तरह से अगले 24-48 घंटे ऐसे हैं कि हमें क्लैरिटी आएगी कि मामलात मजीद किस तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। दूसरी बात यह है कि एक ट्राई पार्टी मीटिंग जो है वो कायरो के अंदर हुई। जॉर्डन, इजिप्ट और फ्रांस के सदर, फिर उन्होंने कॉल की ट्रंप को, जिसके बाद नेतन्याहू की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कैंसिल हो गई। अब उसी इजिप्ट की जानिब से एक सीजफायर प्रपोजल आ गया है। सीजफायर प्रपोजल फौरी तौर पर सीजफायर करने का कहा गया है। इजिप्ट प्रपोज न्यू डील फॉर गाजा सीजफायर। और आप जरा अंदाजा लगाइए, इजिप्ट और फ्रांस की 7 बिलियन यूरोस की जो एक डील है वो साइन हुई है। इजिप्ट एंड फ्रांस साइन अ 7 बिलियन यूरोस एग्रीमेंट टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटीज। अब आप देखिए इजिप्ट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो जिस मुल्क के अंदर फ्रांस इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, यानी यूरोप इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस मुल्क के अंदर वो चाहेंगे कि जंग छिड़ जाए, भाई उनकी जो सारी इन्वेस्टमेंट्स है वो तबाह हो जाए, क्या वो ऐसा चाहेंगे? ठीक है। और वैसे भी आप देखिए इजराइल के अंदर, इजराइल अपने आप को जिस चीज में एंगेज कर रहा है, ये लंबी जंग है, ना वहां पर इन्वेस्टमेंट्स आ सकेंगी, ना वहां पर कोई और एक्टिविटी हो सकेगी, ना कोई वो जो ट्रेड रूट्स है वो बन सकेंगे। भाई आना किसने इजराइल के अंदर? उसके तो अपने लोग जो है वो भाग रहे हैं। इसलिए मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त इजराइल के अंदर माहौल क्या बना हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीजें होंगी। वेस्ट बैंक के अंदर इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है, जिसमें नेबलस सिटी को पहले हमने आपके सामने रखा कि उसको पूरी तरह से मुहासरा किया हुआ है। तो नेबलस के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो हमला कर रही है, सामना कर रही है इजरायली फौज का। वी आर इंगेज्ड इन द फियर्स बैटल विद द ऑक्यूपेशन फोर्सेस अराउंड द ओल्ड सिटी, रेनिंग बुलेट्स ऑन देम। गोलियों की बुछाड़ कर रहे हैं हम। Clashes erupt between Palestinians and occupation forces in the city of Nablus, northern West Bank. ये वहां पर सूरत हाल है।
अच्छा, अब नेतन्याहू ने वहां पर दौरा किया वाशिंगटन का और ओवल ऑफिस में बैठकर ईरान को भी धमकी लगाई, गजा के डिस्प्लेसमेंट की बात की, टर्की को धमकी लगाई। ये तो सारा कुछ हो गया, लेकिन फिर इधर से कॉल हुई, फिर नेतन्याहू की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी कैंसिल हो गई और डिटेल्स भी नहीं बताएगी कि क्यों कैंसिल हुई। तो फाइनल जो आउटपुट वहां से आ रही है उसके ऊपर इजरायली मीडिया चीखों पुकार कर रहा है। वो तो कह रहा है कि ये दौरा बिल्कुल फेल हुआ है और नेतन्याहू ने कुछ भी वहां से गेन नहीं किया है सिवाय कुछ स्माइल्स पास करने के। इजरायली मीडिया ही की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। नेतन्याहू's डीसी ट्रिप ऑल ऑप्टिक्स नो आउटकम। सिर्फ ये ऑप्टिक्स है, मतलब अच्छे तरीके से मिल लिया, गले लगा लिया, स्माइल पास कर दी, हंस लिया, ये ऑप्टिक्स होते हैं। ये ऑप्टिक्स है, अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट साइडलाइंड ऑन एवरी मेजर इशू फ्रॉम ईरान टू टैरिफ टू सीरिया। ट्रंप ने हर मेजर इशू में अपनी बात सुनाई है, नेतन्याहू को पूरी टॉक में साइड लाइन के ऊपर रखा, यानी अपनी बात की बस। ह्यूमिलिएटेड इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू रिटर्न फ्रॉम वॉशिंगटन एम्प्टी हैंडेड, रिड्यूस टू अ फोटो ऑप्टिक्स। एम्प्टी हैंडेड और ह्यूमिलिएटेड, ये इजरायली मीडिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। इन द वेक ऑफ द विजिट, इजरायली मीडिया बस्ट विद स्पेकुलेशंस एंड क्रिटिसिज्म ओवर हाउ नेतन्याहू's व्हाइट हाउस ट्रिप एंडेड इन ह्यूमिलिएशन एज ही लेफ्ट विद नो गेन्स। कुछ भी अचीवमेंट नहीं हुई। And Trump highlighted his waning influence and publicly sidelined by the President Trump, highlighting his waning influence and deepening reliance on Washington. इजरायली मीडिया कह रहा है कि इससे और ज्यादा वाज़ेह हुआ है कि नेतन्याहू जो है वो कैसे उसका इन्फ्लुएंस जो है वो ट्रंप के ऊपर खत्म हो रहा है। अ डिप्लोमेटिक मिसफायर, इजरायली मीडिया। और फिर वो कह रहे हैं कि जस्ट 2 months अगो जब नेतन्याहू गया था और ये ट्रायम्फर्टली यानी फातिहा अंदाज के अंदर ट्रंप के साथ खड़ा हुआ, जब ट्रंप ने कहा कि गजा के ऊपर कब्जा करेंगे तो उस वक्त ये बड़ा सीना चौड़ा करके फातिहाना अंदाज के अंदर खड़ा हुआ। बट दिस टाइम इजरायली आउटलेट्स नोटेड द एटमोस्फेयर हैज डिसाइडेडली डिफरेंट। अब की बार लेकिन जो एटमोस्फेयर नजर आ रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। नेतन्याहू रिटर्न फ्रॉम वॉशिंगटन एम्प्टी हैंडेड, हिज इन्फ्लुएंस डिमिनिश्ड एंड हिज पॉलिटिकल पोजीशन फर्दर वीकेंड। उसकी पॉलिटिकल जो पोजीशन है वो भी मजीद जो है वो कमजोर हुई है। आप जरा देखिए ट्रंप ने तुर्की के हवाले से क्या बयान जारी किया। इजराइल ने धमकी लगाई नेतन्याहू ने कि टर्की के साथ ये करेंगे वो करेंगे, और आगे से ट्रंप ने क्या कहा, जो भी इश्यूज हैं इजराइल और टर्की के हम हल कर सकते हैं, अगर इजराइल रीजनेबल हो, अगर इजराइल लॉजिकल हो तो हम हल कर देंगे। अब ये बॉम्ब शेल है इजराइल के ऊपर गिराना कि इजराइल रीजनेबल नहीं है। अगर यह बात एस्टैब्लिश हो जाए इस पूरे खित्ते में कि असल में इजराइल रीजनेबल बात नहीं करता, इजराइल जो है वो फसाद फैलाने वाला, तो पीछे रह क्या जाएगा। अगर अमेरिका ये बात कर दे, सबसे बड़ी भाई जेनोसाइड हो रही है, अमेरिका कह रहा है जेनोसाइड नहीं हो रही, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है जो इजराइल के खिलाफ हुई है, और वो कह रहा है कि अगर इजराइल रीजनेबल हो। देखिए ना, अभी जो अमेरिका और ईरान की टॉक्स हो रही हैं उसके अंदर अमेरिका क्लेम कर रहा है कि ईरान रीजनेबल नहीं है, ठीक है, ईरान की डिमांड सही नहीं है, और एक्चुअली तो अमेरिका की डिमांड रीजनेबल नहीं है, जिसमें वो कह रहे हैं जी अपना पूरा प्रोग्राम रोल बैक कर दें, रेजिस्टेंस की सपोर्ट खत्म कर दें, इस तरह की वो चीजें जो मानी नहीं जा सकती, यानी रीजनेबल डिमांड्स ही नहीं है। तो यहां पर इजराइल जो टर्की के हवाले से, सीरिया के हवाले से डिमांड कर रहा है वो भी रीजनेबल नहीं है। तो वो ट्रंप उसको कह रहा है कि तुम्हारी तो बातें जो है वो लॉजिकल किसी चीज से उस पर पूरा ही नहीं उतरती कि हम किसी बात तक पहुंच सकेंगे। तो बहरहाल ये बात हुई। जब एक तरफ ये हो रहा है तो इजराइल के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, शदीद मुजाहरे, शदीद प्रेशर, और ये जुल्म की इमारत हमें कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर शिन बेत का जो मामला है उसके ऊपर हियरिंग हुई है, गुत्थम गुत्था हुआ है, बकायदा क्लैशेस हुए हैं। एक तो जो फार्मर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो शिन बेत की तरफ से वहां पर बकायदा अदालत पहुंचे, फार्मर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, इधर से नेतन्याहू की जो कैबिनेट है वो पहुंची, उनके बकायदा आपस में वहां पर क्लैशेस हुए, और एट द एंड अदालत ने जो नेतन्याहू की कैबिनेट है उसके जो लोगों को जबरदस्ती, यानी जिसको कहते हैं बाहर धक्के मार कर निकालना, धक्के मारकर जब उनको बाहर निकाला गया। ये मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। इजरायली मीडिया, फॉर्मर शिन बेत चीफ एंड अदर फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ्स अराइव इन कोर्ट टू सपोर्ट रोनन बार, क्लैशेस erupt between Netanyahu and supporters and Shin Bet chief supporters as the court begins hearing a petition against Barr's dismissal. Shin Bet के सपोर्टर जो जंगबंदी इस वक्त डिमांड कर रहे हैं और नेतन्याहू की कैबिनेट, उनके दरमियान बाकायदा क्लैशेस हुए, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। फिर एक M.K. ताली, ये इसकी मिनिस्टर है और बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है, बहुत जालिम, इसको सुप्रीम कोर्ट ने धक्के मार कर निकाला है। इसने अदालत में खड़े होकर अदालत को धमकियां लगाई हैं।
यानी ये कहते हैं पूरी तरह से इमारत का कोलैप्स होना। अदालत में खड़े होकर अदालत को धमकियां लगाई, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने धक्के मारकर बाहर निकाला है। सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी फोर्सिबली रिमूव्ड एम.के. टाली फ्रॉम द कोर्ट रूम आफ्टर शी रिफ्यूज टू लीव। अदालत ने उसको कहा निकल जाओ, उसने कहा नहीं निकलूंगी, तो सिक्योरिटी ने उसको जो है जबरदस्ती बाहर फेंका। लेपर्ड, नेतन्याहू's criminal government is undermining the rule of law by inciting riots in the Supreme Court. दंगे करवा रही है नेतन्याहू की गवर्नमेंट, ऑपोजिशन लीडर कह रहा है। चीफ जस्टिस का जरा बयान देखिए, इजरायली चीफ जस्टिस, व्हाट इज हैपनिंग इज डेंजरस, जो हो रहा है बहुत खतरनाक है, एंड द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स अ सेशन विदाउट थ्रेट्स। ठीक है, ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। तो एक तरफ वो इजरायली मीडिया कह रहा है कि नेतन्याहू फेल होकर आया है, एम्प्टी हैंडेड आया है, ह्यूमिलिएट किया गया इसको, और दूसरी तरफ इजराइल के अंदर हालत ये है, मुजाहरे हो रहे हैं शदीद। तो ये जो सारा है कि दुनिया की इकॉनमी चैलेंज हो रही है, यूरोप अपने फैसले कर रहा है, मिडिल ईस्ट में खलबली है, क्योंकि या तो उनको अपनी गवर्नमेंट्स बचानी है या फिर जंग में शामिल होना है, रोकना पड़ेगा उनके लिए, हर सूरत में उनके लिए जंग को रोकना जरूरी है। चाइना रशिया की पोजीशन ले चुके हैं, तो उस सूरत हाल में इजराइल कितनी देर जंग जारी रख सकता है? यानी ये सारा प्रेशर इतना नहीं है कि फिल फॉर बमबारी रुकवा सके, लेकिन कितनी देर इजराइल इस जंग को जारी रख सकता है, और क्या वो अपने मकासद अचीव कर सकता है? किसी तौर पर नहीं कर सकता। वो 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीने अगर जारी रखता है, ठीक है, अपने गोल्स वो किसी तौर पर अचीव नहीं कर सकता। ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और इसका नतीजा वो मिनी इजराइल भी पीछे नहीं बचना, इसका नतीजा अल्टीमेटली वही निकलेगा। दूसरी बात यह है कि आखिरी हेडलाइन देखिए, मस्क पर्सनली आस्क्ड ट्रंप टू रिकंसीडर न्यू टैरिफ। मतलब ये इतनी बड़ी बात है ना अमेरिका के अंदर कि मस्क तो मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और हर चीज के अंदर हाँ के हाँ अंदर मिलाना, लेकिन मस्क जो है वो आकर ट्रंप को कह रहा है कि वो रिकंसिडर करे। इसका मतलब ट्रंप को जो उसकी कैलकुलेशंस हैं वो मस्क की कैलकुलेशन नहीं है। मस्क भी देख रहा है कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, पूरा अमेरिका देख रहा है कि इसका नतीजा जो अच्छा नहीं निकलेगा, बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी इससे हटकर रिपोर्ट दे रहे हैं जो ट्रंप की कैलकुलेशन है। तो अब देखिए, अगर $13 ट्रिलियन तो साफ हो गए हैं, अगर मजीद कुछ और ट्रिलियन जो साफ हो गए तो पीछे क्या बचेगा भाई? 52 ट्रिलियन से वो तो अब 13 ट्रिलियन उसमें से निकल गए, तो मतलब ये तो बहुत बड़ा लॉस है अमेरिका। और ये पैसा निकला कहां से? उन तमाम कंपनी से निकला है ना, ये कंपनीज का पैसा, और ये लोगों का पैसा डूबा है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसके शेयर्स हैं, किसी ने खरीदे $100 के अंदर, $100 के अंदर शेयर खरीदा, अब वो चूंकि मार्केट गिर रही है तो आपने $20 में बेच दिए, तो $80 आपके डूब गए ना। तो इसी तरह वो पब्लिक का पैसा डूबा है, महंगे शेयर खरीदकर सस्ते सस्ते बेचे उन्होंने, मार्केट गिर रही है, पब्लिक का पैसा डूब रहा है। ये तो अमेरिका के लिए अफोर्डेबल ही नहीं है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राज रगा करें, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त।